हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जीत करके लहरा दिया है परचम। भाजपा ने फतेह कर दिया राजधानी का किला, तो उधर पाकिस्तान में मच गया मातम। जी हां, मनाया गया काला दिवस। बताएंगे किस चीज को लेकर बवाल मचा पाकिस्तान में। तो उधर भारत को बहुत बड़ा खतरा देने की फिराक में पाकिस्तान, उसकी आर्मी चीफ असीम मुनीर के इशारों पर आखिर क्या करने जा रही है बांग्लादेश और मालदीव। कौन सी नई साजिश रचने वाला है पाकिस्तान, तो वही बताएंगे। एक ऐसा इंटरव्यू प्रधानमंत्री का होने वाला है जिसके लिए पॉडकास्टर बेताब है दोस्तों। उसने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मीटिंग से पहले पॉडकास्ट से पहले रखेगा व्रत। जी हां, तो वही सनसनीखेज दावा कर दिया है दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो ने खुद कह दिया, कबूल लिया सच की हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप वाकई में कनाडा को अमेरिका में मिला लेंगे। बताएंगे दोस्तों क्या कहा खुद जस्टिन ट्रूडो ने। तो वही दिल्ली इलेक्शन भाजपा के जीतने के बाद सचिवालय को सील कर दिया है दोस्तों। अधिकारियों को तुरंत पहुंचने का आदेश जारी कर दिया गया है और कोई भी बाहर ना जा पाए। रिकॉर्ड को लेकर सारी बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले। उधर मिल्कीपुर का क्या रहा और कैसा रहा ये चुनावी रिजल्ट, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत को बहुत बड़ा खतरा। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर के इशारों पर क्या करने जा रहे हैं बांग्लादेश मालदीव। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के अनुसार बांग्लादेश और मालदीव के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर से मुलाकात की। इस बैठक में मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल और उन्नत रक्षा और सुरक्षा सहयोग के रास्तों पर चर्चा की गई। इस मुलाकात में बांग्लादेश के नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन और मालदीव के रक्षा बलों के प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी ने भाग लिया। आईएसपीआर ने दोनों बैठकों के बाद अलग अलग प्रेस रिलीज जारी की, जिनमें इन मुलाकातों का ब्यौरा दिया गया। जनरल असीम और मेजर जनरल हिल्मी की बैठक में दोनों पक्षों ने पाकिस्तान और मालदीव के बीच भाईचारे और दोस्ती का स्थायी बंधन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने साझा क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दे दिया। इन मंत्रियों की जो पाकिस्तान के मुनीर के साथ मुलाकात हुई है, वाकई में यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पहले से ही कई महीनों से भारत के रिश्ते बांग्लादेश और मालदीव के साथ तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। उस बीच पाकिस्तान के साथ दोनों देशों की बढ़ती घनिष्ठता भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, इमरान खान की पार्टी ने मनाया काला दिवस। आम चुनाव में धांधली का विरोध, पुलिस ने पकड़े कार्यकर्ता। जी हां, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को देश भर में काला दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने पिछले साल आम चुनावों में हुई धांधली का विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने कई पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। वहीं सरकार ने पार्टी के प्रदर्शनों की भी निंदा कर दी। जी हां, पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी स्वाबी में मुख्य रैली आयोजित की। यहां पार्टी सत्ता में है। पार्टी ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से प्रदर्शन करने की अपील की है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जनादेश की ऐतिहासिक चोरी के विरोध में काला दिवस मनाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हां, पीटीआई के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने इस्लामाबाद, पंजाब प्रांत समेत तमाम इलाकों में धारा 144 लगाकर राजनीतिक रैली, सभा और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू के लिए अमेरिकी पॉडकास्टर है बेताब। कहा पीएम मोदी सबसे आकर्षक इंसान, मुलाकात से पहले रखेगा व्रत। जी हां, अमेरिकी पॉडकास्टर लेग्स फ्रीडमैन ने इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार लेने के लिए भारत आएंगे और इसको लेकर उन्होंने लिखा कि वो इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में फ्रीडमैन ने भारत के इतिहास समेत कई विषयों पर घंटों तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने की अपनी खुशी और उत्सुकता व्यक्त की। लेग्स फ्रीडमैन ने कहा कि पीएम मोदी मेरे द्वारा अब तक पढ़े गए सबसे आकर्षक इंसानों में से एक हैं। उसने कहा कि मैं कुछ हफ्तों में पॉडकास्ट पर उनके कई घंटों तक बात करने का इंतजार नहीं कर सकता। कई दिनों तक उपवास रखने की अवधारणा से प्रभावित फ्रीडमैन ने कहा कि वो भी भारत आने पर और पीएम मोदी से बात करने से पहले उपवास करेंगे। भारत के जटिल गहरे इतिहास और उसमें उनकी भूमिका के अलावा मोदी का मानवीय पक्ष भी वाकई दिलचस्प है। उदाहरण के लिए उन्होंने आध्यात्मिक कारणों से अक्सर कई दिनों का उपवास, आप कह सकते हैं 9 से भी ज्यादा दिन का उपवास किया है। मैं भी अक्सर उपवास करता हूं, इसीलिए मैं उनसे बात करने से पहले भारत पहुंचने पर 48 से 72 घंटे का उपवास करूंगा। वाकई में दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं, अमेरिकी पॉडकास्टर है ये जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ पॉडकास्ट करने से पहले व्रत रखने वाले हैं, जो वाकई में दर्शाता है कि पीएम मोदी जी आज कितने ज्यादा प्रसिद्ध है विदेशों में, खास करके अमेरिका जैसे देश में भी। वहीं आपको बता दें, एक सनसनीखेज दावे
है कि बड़ी खबर, ट्रूडो ने किया कबूल, कहा सच हो सकता है ट्रंप का कनाडा को अमेरिका में मिलाने का प्लान। जी हाँ, कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भरी मीटिंग में जस्टिन ट्रूडो ने जाहिर किया यह डर। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज दावा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की योजना सच हो सकती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आने वाले 30 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कनाडा की सीबीसी न्यूज के मुताबिक ट्रूडो ने यह टिप्पणी एक निजी बैठक के दौरान व्यापार और श्रमिक नेताओं के सामने की थी। हालांकि यह चर्चा गलती से लाउड स्पीकर के जरिए प्रसारित हो गई, जिससे मामला उजागर हो गया। सीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यह बात चल रही है कि कनाडा को हड़पने का सबसे आसान तरीका इसे अमेरिका में शामिल करना है। यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक वास्तविक योजना हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका कनाडा के प्राकृतिक संसाधनों को लेकर बेहद दिलचस्पी रखता है, जो इस योजना के पीछे एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात की हो। उन्होंने इससे पहले भी सार्वजनिक मंचों पर ऐसे सुझाव दिए हैं। अल्बर्टा फेडरेशन ऑफ लेबर के अध्यक्ष गिल मैकगवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस बात की चर्चा शुरू की। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट हुई जारी। भारत को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान की क्या रही रैंकिंग, बता दें सिंगापुर का पासपोर्ट अब दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बन गया है, जो 193 देशों में बिना वीजा के प्रवेश की सुविधा देता है। वहीं भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 80वें स्थान पर है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर माना गया है, जो सिर्फ 25 देशों में बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति देता है। यह रिपोर्ट हैनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स के तहत जारी की गई है, जिसमें दुनिया के 199 पासपोर्टों की रैंकिंग उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर की गई है जहां वे वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। हैनले एंड पार्टनर्स ने इस डेटा को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA से लिया है। इस लिस्ट में सिंगापुर ने जापान और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ दिया है, जो उन 190 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा देते हैं। जापान ने कोविड लॉकडाउन के बाद चीन में भी वीजा मुक्त एंट्री हासिल की है, जिससे यह दूसरे स्थान पर बना हुआ है। भारत के पासपोर्ट धारक कुल 58 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 25 के अनुसार भारत का पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग में 80वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में देशों की उनकी वीजा मुक्त पहुंच के आधार पर आंका जाता है। तो वहीं आपको बता दें, गाजा पर कब्जे को लेकर ट्रंप का एक और बड़ा बयान। इस बार ऐसी बात कही है जिससे भड़क सकते हैं मुस्लिम देश। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर अमेरिका के कब्जा की अपने विचार को दोहराया। ट्रंप ने अपनी योजना की घोषणा मंगलवार रात को की थी। बुधवार को फलस्तीनियों और दुनिया भर के नेताओं ने इसके अस्वीकार कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि लड़ाई के अंत में इजराइल गाजा पट्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप देगा। फलस्तीनी चक शूमर जैसे लोग पहले ही कहीं अधिक सुरक्षित और अधिक सुंदर घरों में बस चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि उन्हें वास्तव में खुश, सुरक्षित और स्वतंत्र होने का मौका मिलेगा। अमेरिका दुनिया भर की महान विकास टीमों के साथ मिलकर धीरे धीरे सावधानी से निर्माण शुरू करेगा, जो पृथ्वी पर अपनी तरह का सबसे महान और सबसे शानदार विकास कार्य बन जाएगा। अमेरिका के किसी भी सैनिक की आवश्यकता नहीं होगी, क्षेत्र में स्थिरता कायम होगी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद उन पर जातीय सफाया करने की योजना बनाने का आरोप लगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समूहों और अरब नेताओं ने इसके निंदा की। वहीं बता दें, सिर्फ 104 भारतीयों को भारत वापस भेजने में अमेरिका को लग गई करोड़ों की चपत, लेकिन अभी तो और भी लगने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को झटके। दोस्तों, अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को देश से निकालना शुरू कर दिया। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों 104 अवैध प्रवासी भारतीयों भी अमेरिका से वापस लौट गए। हालांकि भारतीयों को वापस भेजने में अमेरिका को लंबी रकम खर्च करनी पड़ी है। 104 भारतीयों को अमेरिका से वापस भारत पहुंचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप सरकार को 10 मिलियन यानी कि 8.5 करोड़ से ज्यादा की चपत लग गई है। अभी तो अमेरिका को और आर्थिक झटके लगने हैं, क्योंकि अभी बड़ी संख्या में भारतीयों को डिपोर्ट करने की अमेरिका की योजना है। डेटा से पता चलता है कि सैन्य उड़ानें नागरिक उड़ानों की तुलना में 3 गुना अधिक महंगी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने निर्वासन के लिए सैन्य विमानों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो कि अवैध अप्रवासियों को निकालने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देता है। लेकिन दोस्तों, जितनी मात्रा में वहां पर भारतीय मौजूद है, उनको निकालना हमें नहीं लगता कि अमेरिका के लिए संभव हो पाएगा। और आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप कहीं ऐसा बयान ना जारी कर दे कि भारत खुद अपने इन भारतीयों को ले जाए। तो वहीं आपको बता दें, मुंबई हमलों का दोषी राणा जल्द आएगा। भारत विदेश मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी। जी हां, 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के दोषी तहव्वुर राणा के भारत आने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वो राणा के आत्मसमर्पण की व्यवस्था के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है। राणा ने अमेरिका में सभी कानूनी रास्ते आजमा लिए हैं और हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी है। जनवरी में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी और अब भारत उसके आत्मसमर्पण के लिए
मैर के अधिकारियों से बात कर रहा है दोस्तों। तो वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां पर दिल्ली चुनाव में भाजपा की हुई शानदार जीत। 21वीं सदी में पहली बार भाजपा ने फतेह किया राजधानी का किला। दोस्तों, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिखाई दी। ये जीत ऐतिहासिक है क्योंकि 21वीं सदी में पहली बार बीजेपी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। बीजेपी ने इस जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों के खिलाफ दमदार उम्मीदवार उतारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनावी रणनीति को मजबूती से लागू किया। 2015 और 2020 के चुनाव में करारी हार के बावजूद इस बार बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर वापसी करने का ठोस खाका तैयार किया और उसे बखूबी लागू भी किया। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आया बयान। पीएम मोदी जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में विकास जीता है, सुशासन की जीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के सारे समर्थकों में एक जश्न का माहौल है। बहुत बड़ी बात है, 27 साल बाद दिल्ली में गवर्नमेंट को फॉर्म किया है बीजेपी ने। दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और हमने आपसे लगातार सवाल पूछे थे कि कौन सी पार्टी विजयी होने वाली है दिल्ली में, और मैक्सिमम जितने हमारे प्रिय ऑडियंस ने जवाब दिया था उन्होंने बीजेपी ही कहा था। और वाकई में दोस्तों आपका कहना सच साबित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली में राजधानी का किला फतेह किया है। जी हाँ, आप सभी के कमेंट के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच आपको बता दें, काउंटिंग के बीच दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। अधिकारियों को तुरंत पहुंचने का आदेश जारी किया गया है और एक भी रिकॉर्ड बाहर ना जा पाए, इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। बता दें, राजधानी दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में वोटों की गिनती जारी थी, उस बीच दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों को तुरंत पहुंचने का निर्देश दिया गया। दिल्ली में चुनाव रुझानों को देखते हुए अधिकारियों को पहुंचने के लिए बोला गया। इसके अलावा सरकारी दस्तावेज और डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया। इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया। यह आदेश सचिवालय कार्यालयों एवं मंत्री परिषद के कैंप कार्यालयों पर भी लागू होगा। साथ ही दोनों कार्यालयों पर के प्रभारियों को भी इस आदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से सत्ता परिवर्तन का संकेत मिलने के पहले ही दिल्ली सरकार के मुख्यालय दिल्ली सचिवालय को आधिकारिक फाइल, दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सील कर दिया गया। वहीं बता दें, दिल्ली चुनावों के नतीजों के बाद नुपुर शर्मा का भी आया बयान। कहा, सबको बेवकूफ नहीं बना सकते ये। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शर्मा को भाजपा ने पार्टी से बाहर कर दिया था। नुपुर शर्मा ने वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली को तस्वीर शेयर की। साथ ही एक्स पर शनिवार को एक पोस्ट करते हुए लिखा कि आप कुछ समय के लिए सभी लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और कुछ लोगों को हर समय बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते। जी हाँ, ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी की जीत देखते ही नुपुर शर्मा ने यह सबसे बड़ा बयान दिया। इतना ही नहीं, दूसरी ओर स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जनता ने केजरीवाल को मुक्त किया ताकि आराम से वो जेल जा सके। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो भारतीय राजनीति में बदलाव लाने के लिए राजनीति में शामिल होंगे, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे और शराब घोटाले के आरोपी बन गए। केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी के विकास कार्यों का भी विरोध किया। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देती हूँ क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व और सुशासन में विश्वास दिखाया। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों अगर आपको हम बताएं कि इस राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी कौन थे, यानी कि दिल्ली चुनाव आज जो बीजेपी जीती है उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी नेता कौन था, तो वो है प्रवेश वर्मा जी। ये पूर्व सीएम के बेटे हैं। केजरीवाल को आतंकी तक बताया था इन्होंने। दरअसल दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के कई कद्दावर नेता चुनाव हार चुके हैं, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से शिकस्त दी है। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। विधायक से लेकर वे 2 बार सांसद तक बन चुके हैं। इसके अलावा अपने विवादित बयानों को लेकर भी वो सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रवेश वर्मा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल को आतंकी बता चुके हैं, जिसके बाद उन पर ईसी की ओर से एक्शन भी लिया गया था। दोस्तों, प्रवेश वर्मा कई बार अपने बयानों के चलते विवादों में भी रह चुके हैं। ऐसे में आप सभी से हमारा सवाल ये है कि बीजेपी अब चुनाव तो जीत चुकी है, लेकिन आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी किसको बनाएगी दिल्ली का सीएम, या फिर किसको बनाया जाना चाहिए? आप लोग राय सुझाव दोनों दीजिएगा। देखते हैं, जैसा कि आपने कहा था कि बीजेपी जीतेगी, वाकई में बीजेपी जीती है। ऐसे ही सीएम को लेकर आप क्या नाम लेना चाहते हैं, ताकि जब सीएम घोषित किया जाएगा तब हम आपके फिर प्रेडिक्शन को बताएंगे कि आपने कितना सही कहा था। दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है, सामने लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबाते ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो वहीं दिल्ली में चुनावी हार के बाद अरविंद केजरीवाल का आया पहला रिएक्शन, कहा जनता का फैसला हमें स्वीकार है, भारतीय जनता पार्टी को हम बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें जनता का फैसला स्वीकार है, बीजेपी को इस जीत पर बधाई, हम जनता के सुख दुख में काम आते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि हमें पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमने बहुत काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में बहुत काम किया है। हमने अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की कोशिश की है। तो वहीं दोस्तों बिग ब्रेकिंग खबर आपको बताते हैं मिल्कीपुर की, जहां पर मिल्कीपुर में चला योगी जी का जादू। जितने अंतर के साथ लोकसभा में हारे थे उससे भी अधिक से उपचुनाव जीता योगी जी ने। जी हाँ, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,639 वोट से हरा दिया। मतगणना के राउंड 30 के बाद आए नतीजों में भाजपा की प्रचंड जीत पर मुहर लग गई। इस उपचुनाव में भाजपा को 1,45,893, समाजवादी पार्टी को 84,254, आजाद समाज पार्टी को 5,439 तथा अन्य को 6,755 वोट मिले हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में कुल 2,42,341 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को बधाई दी है। इसी बीच दोस्तों इन चुनावों के रिजल्ट से क्या आप हर तरीके से संतुष्ट है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।